नमस्कार डॉक्टर्स, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस सर। चलिए तो फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक-एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। आपके किसी के भी जो भी क्वेश्चंस हैं कल के लेक्चर से रिलेटेड, तो आप उन क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि अगर मल्टीपल डिसीज का कोई पेशेंट है, किसी को बीपी भी हाई है, शुगर भी है, प्लस साथ में थायराइड भी है, और वो ऑलरेडी कोई ले रहे हैं इन सब चीजों की मेडिसिन, प्लस उसको ब्लीडिंग पाइल्स हो जाए, तो हम उसको कैसे देखेंगे? क्योंकि उसमें हम जैसे ही हम ब्लीडिंग पाइल्स के लिए मतलब बवासीर के लिए जब हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही हम लोग मेडिसिन देते हैं, पेशेंट एक बार 2 मिनट्स के लिए फील अच्छा करता है, बट उसके बाद पे वो मंदाग्नि की वजह से उसकी कंडीशन वहीं वर्स हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारी मेडिसिन ले रहा है और आप जो मेडिसिन देते हो उससे भी उसको आम ही बनता है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे डील करें? मतलब हार्डली 2 या 3 days पेशेंट feel good, but after that he start feeling the same condition. Then how you can proceed in such cases? देखिए डॉक्टर, इस प्रकार की जो मल्टीपल डिजीज के केसेस होते हैं, उनका हमें कहीं ना कहीं रूट कॉज फाइंड करना होता है, और एक प्रैक्टिस का पैटर्न इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जब भी आपके पास मल्टीपल डिजीज के पेशेंट आएंगे, तो सभी डिजीज को आप क्योर एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आचार चरक न्याय चरक संहिता में शायद विमान स्थान या सूत्र स्थान है, मुझे एग्जैक्ट कोड याद नहीं आ रहा है, और वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल सही है। आचार चरक कहते हैं कि जब भी रोग बढ़ते हैं, तो जैसे पानी फैलता है ना घरों में, तो तेजी से फैल जाता है ना? लेकिन उस पानी को वापस उसको पहुंचने में, उसको साफ करने में समय लगता है, क्योंकि वो बिखर जाता है अलग अलग जगहों पे। तो इस प्रकार से वो ये कहना चाहते हैं कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसमें आपको फिर अपनी प्रैक्टिस का एक पॉइंट ऑफ व्यू सोच के चलना होता है कि आपको उस समय करना क्या है। उस समय आपको उस पेशेंट की चीफ प्रॉब्लम को फाइंड करना होता है। कोई भी पेशेंट जब मल्टीपल डिजीज लेकर के आता है, तो वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये हो रही है, मुझे ये हो रही है। उसको कोई ना कोई एक ऐसा सिम्टम होता है, एक या दो सिम्टम ऐसे होते हैं जिसके ज्यादा बढ़ने से, उन सिम्टम्स के ज्यादा बढ़ने से वो परेशान होकर के आपके पास आया है। क्योंकि शुगर की टेबलेट खाने से, अगर आपने जो एग्जाम्पल दिया उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुगर की टेबलेट खाने से, बीपी की टेबलेट खाने से उसका बीपी और शुगर दोनों कंट्रोल हो रहा है। थायराइड की भी थायरोक्सिन का जो है 0.75 और जो भी डोज चलता है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसका भी थायराइड भी कंट्रोल में जा रहा है। बट कहीं ना कहीं उसे पाइल्स का सिम्टम हो सकता है, या फिर बीपी उसका कंट्रोल कंडीशन में नहीं आ रहा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि बीपी कंट्रोल है तो शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों में से कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लेकिन उसकी चीफ कंप्लेंट किसी एक चीज को लेके होगी, तो सबसे पहले आपका टारगेट पॉइंट होना चाहिए उस चीफ कंप्लेंट को, उस चीफ सिम्टम को, जो मुख्य सिम्टम जो बता रहा है, उसको आपको सबसे पहले ठीक करना है। दूसरा जो मैं इसमें बताना चाहूंगा, आपने बीपी, शुगर, थायराइड और ब्लीडिंग पाइल्स को बताया है, तो यहाँ एक सबसे अच्छा संबंध आता है कि आपने गृहिणी के चैप्टर को पढ़ा हो या अर्श के, तो वहां लिखा है अर्श, गृहिणी और अतिसार, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे को पैदा करने वाली रोगों में इसको गिना गया है। तो कहीं ना कहीं आपको रूट कॉज फाइंड करना है, जो आपने बताया कि उसको म्यूकस टाइप का, उसको कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम रहती है पेट से सर रिलेटेड। मैंने इसमें रूट कोज दिए जाना कि पेशेंट जो है नॉन वेज बहुत ज्यादा लेती थी, हाँ। और एज उसकी है 63 years। तो मैंने उसका नॉन वेज जैसे ही बंद करवाया, उसका HB लेवल जो है वो हार्डली 6 जा रहा है, अभी 6 ग्राम। तो ऐसे केसेस में क्या है कि आपने जैसे ही ब्लीडिंग के लिए उसको भूलभद्र रस दिया, या और जो अर्श कुठार रस है, ऐसी जो मेडिसिन आपने शुरू की,
तो इसमें दीपनीय पाचनीय द्रव्य हम क्या दें जिससे पेशेंट थोड़ा आगे रिलीफ फील करे? हाँ, इसमें डॉक्टर आप सबसे अच्छा मैं बताना चाहूंगा, एक तो मुस्तक जो अपना जो मुस्ता होता है, नागर मुत्ता होता है, उसका फांट भी दे सकते हैं आप। पंचकोल चूर्ण का फांट बना करके दे सकते हैं, या क्वाथ कल्पना के रूप में, या उसका पाउडर। और आप अगर इन दोनों की अवेलेबिलिटी नहीं है तो चित्रकारी बटी को आप 2 TDS के फॉर्म में चूसने के लिए दें, ये बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा मैं इसका जो आपने मुझे बताया जस्ट अभी की HB उसका 6 ग्राम के आसपास रहता है, थायराइड है, ब्लीडिंग पाइल्स है, शुगर है और बीपी है। तो यहाँ अगर आप रूट हाँ कॉज जी को सर। फाइंड करने की कोशिश करें कि HB उसका रक्त धातु से रिलेटेड है, और रक्त धातु का स्थान हमारा लिवर होता है, ठीक है। और लिवर पर जब पोर्टल हाइपरटेंशन नाम का वर्ड यदि आपने सुना हो, लिवर में कोई प्रॉब्लम हाँ होती सर। है तो पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ने की वजह से, हाँ, दाढ़ी मास्टक चूर्ण का भी बिल्कुल आपने बताया, बिल्कुल करेगा वो सर ये मैंने यूज किया था, दाढ़ी मास्टक ही दिया था पेशेंट को, हाँ। क्योंकि वो हाइपरटेंसिव भी है, ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है। तो मैंने दाढ़ी मास्टक ही यूज किया था, और हाँ। साथ में पंचकोल चूर्ण भी यूज किया मैंने उसको। अच्छा अच्छा। तो उसको 2 या 3 डेज उसको रिलीफ रहा। हाँ। मतलब ये लगा लीजिए लगभग 1 हफ्ता वो ठीक रही, बट हाँ। 1 हफ्ते के बाद वो फिर से कंप्लेन कर रही है कि मैडम मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है। हाँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। और जी। खाने में उसने मतलब सब जो नॉन वेज है वो कम कर दिया, इवन चपाती भी वो उसको मन नहीं करता खाने का। हाँ। बेमन से वो खाना नहीं खाती है, मन होता है तो एक चपाती ले लेती है। बट अग्नि बहुत अच्छी नहीं हो रही है सर। दाढ़ी मास्टक देने के बाद उसको 3 to 4 डेज अच्छा लगा। 4 डेज के बाद ऐसा क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वापस से डिग्रेड क्यों हो रही है। दाढ़ी मास्टक देने के बाद क्या उनका एपेटाइट बढ़ी थी, या उनका डाइजेशन भी प्रॉपर सुधर गया था? हुआ था, उनका एपेटाइट बढ़ा था। मतलब उनको उनका भूख दीपन अच्छी हो लगनी गया था, शुरू हुई। पाचन प्रॉपरली हुआ था कि नहीं हुआ था ये अपन को क्लियर नहीं है ना। हाँ ये क्लियर नहीं है सर। हाँ, अब यहाँ पर आपने एक पॉइंटर मुझे क्लियर किया कि उनको एनर्जी फील नहीं हो रही है ना? हाँ। ये उनकी कंप्लेंट हाँ आ जी रही है। सर, उसको एनर्जी लेवल हाँ। बहुत डाउन रहता है, तो उसने मैं ये चीफ कंप्लेन में बोला। हाँ, तो मैं यहाँ पर आपको एक क्लियर कर देता हूँ पॉइंट, आप इस चीज को अपने पेशेंट पर ट्राई करके देखिएगा। आपने मात्रज पित्रज भाव अपने पढ़े हुए हैं, उस मात्रज पित्रज भाव में रसज सात्मज इस प्रकार के जो भाव आते हैं, उसमें जो सात्मज भाव है उसके अंदर उत्साह का उल्लेख किया गया है, एनर्जी का उल्लेख किया गया है, उत्साह का, कि डलनेस बॉडी का एक जो रहता है ना हमारा, वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आती है। और जो वो सात्मज भाव है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे लिवर से। तो आप यहाँ पर ब्रेचन करा करके, पहले लघु ब्रेचन कराइए उनको, लघु ब्रेचन करा करके आप उनकी रक्त शुद्धि की तरफ आप जाइए, है ना। लघु ब्रेचन कराने के बाद जब आप चित्रक या पंचकोल जो देंगे, दाढ़ी मास्टक तो यहाँ पर नहीं करेगा उतना वर्क जो आप मुझे कंडीशन बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि थायराइड भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, धात्वाग्नि भी उसकी कमजोर है। तो यहाँ पर आप चित्रकारी बटी और पंचकोल दोनों को आप दीजिए, पंचकोल को फांट के रूप में, और चित्रकारी बटी को खाना खाने से आधा घंटे पहले उनको 2 टैबलेट चूसनी है। ये आप कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि चित्रकारी बटी से बीपी बढ़ जाएगा, तो बीपी यदि उनका बहुत ज्यादा बीपी नहीं है, हाँ हाँ, ये आप बता रहे हैं सर रसना। 160 93 जा रहा है, हाँ समटाइम्स 100 हो जाता है। हाँ, तो और ऐसा ये है। स्टेबल है, इसका इतना ही रहता है काफी हाँ, टाइम से। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो यहाँ पर महाशंख बटी का आप प्रयोग करें। महासंगवटी का प्रयोग इसलिए करना है, अभी अपन ये सोचते हैं कि गलत अवधारणा होती है, मेरी भी अवधारणा थी कि महासंगवटी में तो साल्ट डले हुए हैं। तो साल्ट हाँ डले हुए हैं, वहीं पर वत्सनाभ भी डला हुआ है उसके अंदर। वत्सनाभ बीपी को बैलेंस करने का काम करता है। तो एक बैलेंस फॉर्मुलेशन है, वो कभी भी बीपी नहीं बढ़ाता है, मेरा पर्सनल कई पेशेंट्स पे एक्सपीरियंस है। तो आप उनको ब्रेचन कराने के बाद ये चीज स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लिवर का इन्वॉल्वमेंट जा रहा है कि बीपी का बढ़ना, उनका HB का ना सर, बढ़ना। विरेचन के लिए अगर अमलतास यूज करें तो बेस्ट रहेगा या नहीं? मैं त्रिफला से करवाना चाहूंगा डॉक्टर। देखो क्या है, अमलता से आप सिर्फ ब्रेचन करा सकते हैं, बट अमलतास अग्नि दीपन पर और पाचन पर काम नहीं करेगा। हमें एक तीर से दो निशाने मारने हैं।
ब्रेचन भी हो जाए उसका, साथ में अग्निदीपन, पाचन भी हो जाए, और कहीं लिवर में अगर हिपेटोमेगली है या फैटी लिवर का भी कंसेप्ट है, या कहीं ना कहीं फैट एक्युमुलेशन हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड भी यदि उसके बढ़ के आ रहे हैं, तो त्रिफला उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो त्रिफला क्वाथ आप बनाइएगा। कैसे बनाना है, आप 3 गिलास पानी ले लीजिएगा, उसमें लगभग आपको 20 ग्राम यानी कि 4 चम्मच त्रिफला पाउडर आपको डालना है, उसको बॉईल करना है। 1 गिलास वो रह जाए, उसको छान करके गुनगुना उसको पीने को देना है। देने के बाद थोड़ा उसको टहलने के लिए बोलिए कि वो टहलेगा, वॉक करेगा 15-20 मिनट, उसके बाद उसको ब्रेचन होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। ये आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप चित्रकादि और पंचकोल दोनों का प्रयोग करें। और अगर आपके आसपास में अगर एक मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसका गुड़ करके होता है, मुझे एग्जैक्ट उस मेडिसिन का जो वहां पे ही रखा हुआ है, मणिभद्र गुड़, मणिभद्र गुड़ होता है, अगर वो अवेलेबल हो जाए तो वो आप उसको स्टार्ट करेंगे तो पाइल्स में उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। देखिए, कभी भी पाइल्स यदि किसी पेशेंट को होता है तो आप उसमें डायरेक्ट ये ना सोचें कि उसको ब्लीडिंग पाइल्स है तो मुझे बोलबद्ध रस देना है। बिल्कुल देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप 2 से 3 दिन के अंदर, हाँ हाँ सर, ऐसे केसेस में सिर्फ 1 डे के लिए दिया, उसको स्टॉप हो गया, उसके बाद नहीं दिया, उसको कंटिन्यू नहीं किया सर। वहां पर उसके बाद फिर ब्लीडिंग चालू थी क्या उनकी? उसके बाद जब आपने 1 दिन के बाद बंद किया तो ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हुई थी क्या? नहीं सर, उसको ब्लीडिंग नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि अर्शोग्निवटी उसको मैंने कंटिन्यू रखी और उसी से ही उसको रिलीफ आना शुरू हो गया था। हाँ, तो यहाँ पर एक बार ये भी चेक कर लिया करना डॉक्टर साहब, आप जब पाइल्स का पेशेंट और बीपी के साथ में आए तो ये भी आप देखना कि कहीं उसका इको स्प्रिन तो चालू नहीं है ना। अगर ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जब उसका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है तब, क्योंकि इको स्प्रिन मेरे साथ ऐसे कई केस हुए कि जहां पर पेशेंट का इको स्प्रिन चल रहा था और मैं पाइल्स को कंट्रोल करने में लगा हूं, लेकिन इको स्प्रिन वहां जो है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को डिस्टर्ब करता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। तो आप उसको बोलबद्रस को दे सकते हैं, साथ में आप स्टेपलॉन आता है हिमालय का, उसका भी दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। लेकिन आप पहले मैं कहूंगा आप लिवर को ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि HbV 6 ग्राम के आसपास बता रहे हैं, तो डेफिनेटली रक्त दुष्टि है। और रक्त में स्पेशली उनको पित्त दुष्टि है, मुख्यतः पित्त प्रधान मुझे उसका लक्षण लग रहा है, जो कि आशय अपकर्ष हो चुका है उसका, आशय अपकर्ष, है ना। तो आप उनको पहले पित्त स्थान में, उसके मुख्य स्थान पर पित्त को लेकर के आइए, जो कि ब्रेचन से हो पाएगा। क्लियर हुआ डॉक्टर साहब आपको? हाँ, ठीक है सर, सही समझ आया। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी करके उसकी कंप्लीट हिस्ट्री भी आप दे करके उसको कर सकते हैं। लेकिन पहले ब्रेचन आप कराइए, फिर मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर्स किसी और का हो तो वो आप ले सकते हैं उस क्वेश्चन को हम। पेशेंट बटचेरी सिंड्रोम डिटेक्टेड है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ जन्य संक्रांति दिखी पेशेंट का। वैसे हेतु सेवन में एक तीखा खाना और जागरण और इसके सिवा कुछ नहीं था, ड्राइविंग है, बट ऐसे बड़ा कोई हेतु नहीं था। लेकिन पेशेंट को पहले कामला हुई, कामला वाज 6 ग्राम व्हेन फोन पे मैंने कंसल्ट किया था। उसके बाद में पास में गए तो सम थिंग्स ऐसे हैपेंड हुए कि उनका जो आईवीसी है वो टोटल ब्लॉक हो गई। आईवीसी ब्लॉक हुई 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम रीजन टिल राइट एट्रियम, अभी वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से कोई डॉक्टर उन्हें हाथ नहीं लगा रहे। उनका डायरेक्ट बिलिरुबिन इनडायरेक्ट दोनों मिलके 15 ग्राम से हमने वेरिएशन दिया है। 2 ही 3 हुए पेशेंट मेरे पास में, क्योंकि बाकी वो घूम रहा था। किसी को वो मेटास्टैटिक लीवर लग रहा था, क्योंकि लंग्स में भी कुछ श्वासकोशता वगैरह थी जब वो आया था, तो वो भी कम हुआ। 12 ग्राम एच भी हुआ है 11 का। लेकिन विरेचन छोड़ के रक्तपाचक, रसपाचक और भूम्याम्ल की कुटकी और आरोग्यवर्धनी आमपाचक फिलहाल सिर्फ इस पे रखा है। लेकिन पेशेंट इज डिनाइड बाय एवरी मॉडर्न डॉक्टर, एवरी अदर डॉक्टर। अभी मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है, 2 दिन रखूंगी मैं विरेचन से अगर। लेकिन ये बटचेरी सिंड्रोम या ये ब्लॉक, इसको देखने की बजाय
एट प्रेजेंट अभी उसका लाइफ क्रिटिकल सिर्फ इसकी वजह से कि अगर वो ब्लॉक जो है आईवीसी का वो 7.5 सेंटीमीटर से आगे बल्कि गलती से कोई क्लॉट अगर राइट एट्रियम के अंदर जाता है इट विल बी अ लाइफ रिस्क। तो ऐसी कंडीशन में मेदोपाचक और ये सारी चीज अभी देने का कंडीशन मतलब देना चाहिए कि नहीं, विलयन करना चाहिए कि नहीं। और दूसरी चीज विरेचन के अलावा जैसे मैंने रक्तपाचक भी रसपाचक दिया है, वो मैमल की कुटकी और ये दीपन का दिया है, रक्त धात्वाग्नि का ये किया है, लेकिन जो हार्डली आधा ग्राम से उसका आधा 1 ग्राम से उसका बिलिरुबिन लेवल कम हुआ। तो ये पेशेंट हार्डली आज ही एडमिट हुआ है मेरे यहाँ पे। 4 दिन मैंने फोन पे जो बताया था उसे उसने खाड़े वगैरह बाकी का चीज अवेलेबल था। तो इसमें आप बताइए, क्योंकि अभी मैंने उर्दू विरेचन जो दिया 2 मोशन तो हुए हैं उसको। लेट्स सी टुमारो। बीपी कंट्रोल्ड है लेकिन एवरी डॉक्टर इज देयर। हाँ, यहाँ पर मेन सिम्टम्स आपको क्या मेजर सिम्टम्स देखने को मिले इसमें जो उनकी सीवियर कंप्लेंट रही हो? सर जब आया तब वो नॉशिया, वॉमिटिंग और सीवियर ब्लड रेड कलर का उसका यूरिन, ब्लैक ऑकल्ट ब्लीडिंग उसका मलिना था, मतलब जो मलगत है उसका जो कृष्ण वर्णी था, और दूसरा चीज मतलब ऑकल्ट ब्लीडिंग था, और दूसरी चीज ये कि उसकी जो आंखों की यहाँ पे नेत्र रक्त वर्ण था वो काफी थी, और हेडेक था और फीवर था। तो 4 दिन में वो जब तक अप्रैल में जाके आया, क्योंकि लंग्स वगैरह में लीजन था, सीटी स्कैन में ऑकल्ट वो सारी चीजें दिख रही थी, ब्लॉकेज दिख रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेटास्टेटिक लीवर होगा और कहीं ना कहीं का सी होगा। मैंने इनको बिकॉज पेइंग पेशेंट नहीं था तो मैंने कमांड हॉस्पिटल और उसके बाद में टाटा मेमोरियल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बॉम्बे का कैंसर का, तो उन्होंने भी स्टेंटिंग वगैरह से मना कर दिया, बिकॉज कंप्लीट आईवीसी ब्लॉक है, ऑक्लूजन है और टिल राइट एट्रियम है, तो सबको डर लगता है, तो उन्होंने अभी गिव अप करके बोल दिया कि आप घर पे लेके जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता है। उसको उद्गार बाहुल्य था वो कम हुआ, पेट उदर गौरव था वो कम हुआ, और जो ये आरक्त वर्णता थी उसमें भी थोड़ा पित्तता कम हुई, और यूरिन उसको 2 बार अच्छे से आई है, नहीं तो उसकी पूरी पीत और रक्त वर्णीय यूरिन थी। अभी आज इन्वेस्टिगेशन के लिए कल सुबह मिलेंगे मुझे, क्योंकि आज ही एडमिट हुआ, अब तक वो घूम रहा था बाहर, तो उसको पानी की तरह यूरिन 2 बार आया ऐसे उसने बताया। नहीं तो अब तक उसको 2 महीने से सिर्फ येलो डार्क कलर्ड और येलोइश की हो रही थी, और जो स्टूल ब्लैकिश है वो भी अभी येलो कलर हो गई है। मैं इसको रक्तपित्त की तरह लेती हूँ, इसकी वजह से मतलब ये सोच रही थी, लेकिन सोनोग्राफी लगाने से पहले अभी बाकी के डॉक्टर जब मॉडर्न के कक्ष में रहता है तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि आपको उतना फ्रीडम नहीं मिलता है, इसलिए कोई भी वेदन या ऐसी चीज नहीं कर सकती हूँ। रक्तपित्त की तरह मैं इसको देख के ट्रीटमेंट शुरू करना चाहती थी, लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम आईवीसी का ब्लॉक खोलते और अगर उसका जो जन्य सोनोग्राफी है उसको अगर पित्त का सरगुण और इससे अगर वो बाहर निकल आता है तो शायद वी कैन सेव द पेशेंट, ऐसे मुझे लगता है। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो यहाँ पर अपने पास एक प्लस पॉइंट है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने मोस्टली सभी जगह पे मना कर दिया है ना, यही कहना चाह रहे हैं आप? सभी ने डिनाइड कर दिया है इस केस को। यस सर, यस सर। हाँ, पेशेंट से कंसेंट आपने ले लिया, वो एग्री है आईवीसी ट्रीटमेंट के लिए? यस सर, सबसे पहले कंसेंट लिया, क्योंकि उसको बाकी डॉक्टरों ने लिटरली यही बताया कि ही कांट बी सेव्ड। उसका मैं फोटो भेजूंगी आपको ग्रुप में, मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ शायद, बट फोटो में भेज सकती हूँ आपको। तो इस वजह से मैंने उनको साइन लेके ही शुरू किया, क्योंकि विरेचन के सिवा मुझे कुछ और इमरजेंसी रास्ता तो नहीं दिख रहा, क्योंकि रक्त का स्कंदन नहीं होना चाहिए, विलयन होना चाहिए एक जगह पे, और दूसरी जगह पे पित्त का सरगुण और उष्ण गुण कम होना चाहिए, ये दोनों मेरे सामने टारगेट्स है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप विरेचन करा रहे हैं, विरेचन अभी कितने दिन कंटिन्यू करवाया उनका आपने? सर आज दोपहर में 3 बजे एडमिट हुआ है। मैं सुबह से तो ये लू की नहीं इस चीज पे थी, क्योंकि पेशेंट पेइंग नहीं है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग और बटचेरी सिंड्रोम मैंने सिर्फ ओरल के वक्त में पढ़ा था, पहली बार केस मेरे सामने आई है, तो इस वजह से मेरा भी थोड़ा लालच ट्रीटमेंट के लिए हुआ, और जो मॉडर्न के डॉक्टर के पैनल पे हूँ मैं, सागर नर्सिंग हूँ, उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसको कुछ भी प्रिक नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे होगा कि वो कुछ स्टेंटिंग वगैरह करेंगे, पेशेंट को कुछ का आरोप मेरे पे आएगा कि मैंने उसको एडमिट किया था, तो मैंने मॉडर्न वालों को थोड़ा सा रोक दिया। नो ट्रायल्स, नो एंटीबायोटिक्स, नो नथिंग,
अगर करना है तो मुझे बिना पूछे आईवी भी नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने उसको दुग्धजन्य आहार पे करना ये किया है, ट्रांसफर किया है सिर्फ दूध, क्योंकि प्रीता मैम प्रणाम। नमस्ते सर, नमस्ते, गुड इवनिंग मैम, ये बर्ड सिंड्रोम जो होता है वो पोस्ट हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन का केस है। तो इसमें क्या होता है? नहीं ना सर, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है। नहीं, ये बर्ड सिंड्रोम होता ही वही है। हिस्ट्री नहीं है। पोर्टल हाइपरटेंशन जो होता है वो 3 तरीके का होता है। तो सुनिए तो एक मिनट। प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक 3 केसेस बनते हैं पोर्टल। तो जो प्री हेपेटिक होता है कि वो पोर्टल वेन में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन या गैस्ट्रिक वेन और स्प्लीनिक जो है वो आपका पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में नहीं आ पाता। सेकंड नंबर, हेपेटिक टाइप का आपका पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें लीवर की सेल्स ही कहीं ना कहीं डैमेज है और लीवर में पोर्टल वेन का ब्लड नहीं आ पाता। तीसरा कंडीशन होता है कि लीवर के आगे जो लीवर से ब्लड आपका जाता है हार्ट में, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो इसी को बर्ड-चियारी सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये वही है सर जी, ये पोस्ट हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन का केस बनता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन वाले जो मरीज होते हैं वो तिर्यक रक्तपित्त जैसा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने बताया अभी कि अधोग मार्ग से मिलीना हो रहा है, हिमेचूरिया हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ पाइल्स फिस्टुला या हेमरेज वगैरह भी आप कुछ अभी जिक्र कर रही थी। तो यहाँ पे अगर जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल देखा जाए तो कैसा होना चाहिए कि एक बाईपास हो जाना चाहिए कि पोर्टल वेन को बाईपास कर दो और डायरेक्ट का डायरेक्ट ब्लड आप यहाँ पे हार्ट में डाल दो। तो ये बाईपास अगर जो ये एलोपैथ वाले करना चाहें तो कर दें। अदरवाइज अगर जो आप मॉडर्न सिनेरियो के हिसाब से आयुर्वेद सिनेरियो के हिसाब से देखें कि हमने पोर्टल हाइपरटेंशन को ओवरकम करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ लीवर से लेके हार्ट के बीच में, ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी कैसे बनी होगी? जनरली तो मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति वो आम की वजह से बनती है कि आम वहां पे रहा होगा और आम को वायु और पित्त ने सुखा दिया होगा, ऐसा संप्राप्ति जनरली वहां पे बनती है। अगली कंडीशन बनती है कि वहां पे कोई क्लॉट इकट्ठा हो गया हो जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो ये जो क्लॉट होता है डिफेक्ट है, कौन सा कोगुलेशन डिफेक्ट बताया है, मैं रिपोर्ट शेयर कर दूंगी, लेकिन 7.5 सेंटीमीटर ब्लॉक है वो अप टिल राइट एट्रियम, इस वजह से डॉक्टर स्टेंटिंग नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कंडीशन में अगर जो हम आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव, जैसे यहाँ पे वो लोग करते हैं क्लॉट डिजोल्व करने के लिए हिपैरिन वगैरह या स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह ये लोग देते हैं क्लॉट डिजोल्व करने वाली दवाइयां। तो अगर हम लोग इधर की तरफ जाना चाहें तो कहीं ना कहीं हम लोग लीच थेरेपी ऑप्ट कर सकते हैं कि लीच जो हिरुडिनेरिया फाइलम का एनिमल है और उसकी लार में हिरुडिन पाया जाता है, दैट इज एनालोगस टू हिपेरिन। और अगर जो लीच से ब्लड कहीं ना कहीं किसी भी वेन के माध्यम से, क्योंकि सारी की सारी वेन्स इंफीरियर वीना केवा में जाती हैं ऊपर की तरफ हार्ट में, और इंफीरियर वीना केवा का कहीं ना कहीं पैसेज लीवर से होता हुआ भी जाता ही होगा। तो अगर हिरुडिन लार के माध्यम से लीच थेरेपी के माध्यम से इसके उसमें पहुंच जाए और ये क्लॉट खोल दे, लेकिन इसमें एक संभावना, एक दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। अगर हिरुडिन लार में बढ़ गया, रक्तपित्त की स्थिति ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं रक्तपित्त और ना बढ़ा दे। तो ये भी एक समस्या, ये भी देखने लायक चीज है कि हम अगर जो हिरुडिन अंदर डालते हैं या हेपेरिन अंदर डालते हैं तो ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। क्लॉटिंग डिफेक्ट ऑलरेडी आप बता ही रही हैं उसमें। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास करने की, अगर जो आप करना चाहती हैं तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि ऊर्ध्वक और अधोग रक्तपित्त में पहले किसको ठीक करें। मेरे हिसाब से ऊर्ध्वक रक्तपित्त को पहले ठीक करें, अधोग रक्तपित्त को बाद में करें। ऊर्ध्वक रक्तपित्त को अगर जो हमने अधोग को पहले ठीक करने की कोशिश की तो ऊर्ध्वक मार्ग से वोमिटिंग अगर ज्यादा हो गई तो पेशेंट जल्दी जाएगा।
तो यहाँ पे अधोग रक्तपित्त को अगर ऊर्ध्वक को हम पहले ठीक करते हैं तो विरेचन वगैरह करा के थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं। और जैसे ही पेशेंट थोड़ा स्टेबल होता है तो स्टेबल होने के बाद में इसमें हम लीच थेरेपी वगैरह प्लान कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉट तो घोलना पड़ेगा, बर्चियारी सिंड्रोम है ये। और अगर जो आप थोड़ा सर्जिकल उसमें जाना चाहते हैं तो पोर्टल वेन को बाईपास कर दीजिए टोटल, सीधा का सीधा इंटेस्टाइन का ब्लड डायरेक्ट आप हार्ट में भिजवा दीजिए, है ना, बर्चियारी सिंड्रोम ओवरकम हो जाएगा। लेकिन उसमें दूसरी संभावना बनेगी कि लीवर का काम था डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई कर रहा था, तो अब पूरी बॉडी में टॉक्सिक ब्लड घूमेगा, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके हिपैटिक कोमा जैसी कंडीशन ब्रेन में पैदा करेगा इन फर्दर सिनेरियो। बहुत टिपिकल केस है, रिस्की। बिल्कुल सही सर ने बिल्कुल सही कहा, केस तो टिपिकल है। और ये समझ लीजिए एक मार्गज ये रोग नहीं है, अपने असाध्य रोगों में बोला है बहुमार्गज रोग हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अगर इसका चिकित्सा सूत्र हम मिलकर के तैयार करना चाहें तो सबसे पहले आप आम पाचन पर फोकस कीजिए। रोगी का बल अच्छा है तो सबसे पहले आप आम पाचन पर फोकस कीजिए, देन उसका ब्रेचन कराइए आप। विद इन 3 to 4 डेज आपको यही करना है कि आपको उसका आम पाचन करना है कैसे भी करके। उसके लिए आप जो भी पेशेंट सामने है उसके बल को देख करके, सत्व को देख करके आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी मेडिसिन प्लान कर सकते हैं। चाहे आप पंचकोल से करना चाहें, चित्रक से करना चाहें, चाहे आप शुंठी जल से करना चाहें। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं कहूंगा पंचकोल के साथ नागर मोथा को मिक्स करके यदि आप करना चाहें और साथ में पैरेलल में आप ब्रेचन का भी प्लान करें, पैरेलली आप ब्रेचन का भी प्लान करें, और उसके कुछ दिन बाद लगभग 5 to 7 डेज बाद आप उनकी फिर से एक हिस्ट्री लें और रिपोर्ट्स को आप एक बार कंटिन्यू करा करके देखें, और फिर वहां पर लीच थेरेपी का आप प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट यहाँ पर वही चीज है कि इसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट प्रयास करके आप देख सकते हैं। लेकिन पहले सबसे पहले आप आम पाचन पर फोकस कीजिए, क्योंकि अवरोध जन्य इसकी संप्राप्ति बन रही है। सुबह से जो लाइन ऑफ एक्शन दिया था और एक वेरिएशन हुआ, वेरिएशन का वेग आया, तो उसके बाद में अभी सवाल में मुझे फोन आया था कि मैम पेशेंट को भूख लगा है, कुछ देना है, कि मैंने कहा नहीं सिर्फ दूध देना है। तो वेरिएशन तो हुआ है, लेकिन माइल्ड दिया था मैंने, उनको अन्य टोटल बंद करवा अभी कल जो है वो प्रॉपर। मैम इसमें सिरोसिस टाइप चिकित्सा करें आप। इसमें पहले पोर्टल वेन का आप वो कम करें ना, टेंशन कम करें। उसमें जैसे डायरेटिक टाइप के द्रव्य दे, और उसमें लेखन टाइप के द्रव्य दे, गोक्सुर आदि गूगल है, और मेदोहर गूगल है ये, और लिवर सपोर्टिव डिजीज दे, पुनर्वादी मंडूर दे, ये सारी चिकित्सा ऐसे करे। उसमें लेखन का भी ध्यान रखे और डायरेटिक का भी ध्यान रखे। पोर्टल वेन का टेंशन जब तक कम नहीं होगा तब तक आप इस पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे, नहीं तो और वेरिसिस डेवलप होगी और कहीं से कहीं और ब्लीडिंग हो जाएगी उसको। संप्राप्ति वही है डॉक्टर साहब, इसको एक्चुअली में इसको कवर करने का सिर्फ प्रयास किया जा सकता है, कितना इसमें कामयाब होते हैं इसको देखना बाकी है। वेट एंड वॉच वाला केस है ये, बहुत ही कम ऐसे रेयर केस देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां सफलता मिल पाना मुश्किल है। मुझे भी 2 या 3 ही पेशेंट अभी तक मिले हैं। सर मेरे पास आया था एक बच्चा ऐसा, मैंने उसको ऐसे ही ट्रीट करा था। उसको लिवर सपोर्टिव जो ड्रग्स था वो दिया था, उसका पोर्टल वेल का जो टेंशन था वो कम करा, उसको डायरेटिक टाइप का ये देकर लेखन और द्रव्य अच्छा चला था, 4-5 महीने बढ़िया चला। फिर उसका सर्जरी हुआ था पीजीआई चंडीगढ़ में। आप आरोग्यवर्धनी बटी को अपनी मेडिसिन में ऐड कीजिए मैडम। आप आरोग्यवर्धनी बटी को स्रोतों अवरोध को भी दूर करने का कार्य करेगी, साथ में इसमें कॉपर है तो लेखन कर्म का भी कार्य करती है, और खुद की होने की वजह से में भी काम करेगी। हाँ, एक बार आप मैडम इसकी रिपोर्ट भी मेरे को कंप्लीट आप भेजिएगा, और केस हिस्ट्री टोटल जो आपने इसका
जो भी आपने इसकी जो हिस्ट्री ली है वो कंप्लीट आप भेजिए, तो और मैं डिस्कस करूंगा अपने सीनियर सर वगैरह से, अगर उनका एक्सपीरियंस इसमें बेटर रहा होगा तो। बाकी चिकित्सा सूत्र यही है कि पहले आपको अवरोध को दूर करना है, और अवरोध के लिए आप लेखन द्रव्य और आम पाचक द्रव्यों पर फोकस पहले कीजिए, और पैरेलल में आप ब्रेचन करवाइए, पैरेलली आप ब्रेचन करवाइए। पेशेंट का बल अच्छा है तो आप अपने उस पेशेंट को चाहे तीक्ष्ण ब्रेचन, या मैं पहले प्रेफर करूंगा मृदु ब्रेचन से ही स्टार्ट करें, उसको अन्न टोटल बंद कर दें, गेहूं वगैरह ये सारी चीजें बंद करवा दीजिए, है ना। उसको आप दाल का सूप वगैरह ये दे सकते हैं, पल्सेस दे सकते हैं, आप उसको दूध वगैरह दे सकते हैं, गाय का जो दुग्ध होता है वो गौ दुग्ध, जो हमारे यहाँ पर गन्ने का रस और दूध दूंगी सर, क्योंकि पेशेंट को कोई बिल्कुल गन्ने का रस और दूध आप दे सकते हैं, देने वाला नहीं, तो दूध और गन्ने का रस। हाँ, तो साथ में आप अनार का जूस भी दे सकते हैं डॉक्टर मैं साहब। एलोवेरा इम्पोर्ट मैंने सर कुमारी दिया है, हाँ, कुमारी सोरस उसको अभ्यंतरपान दे रही हूँ, ऑर्गेनिक है, तो इस वजह से, क्योंकि मैं बाकी फलों की नहीं। हाँ ठीक, इसको आप दीजिए, फिर देखते हैं वेट एंड वॉच वाला केस है, क्योंकि बहुमार्गी ये रोग हो चुका है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप उसको कर सकते हैं। या फिर इस सेशन को आधा आज आधा कल के लिए रख लेंगे, क्योंकि यदि आप लेट हो रहे हो तो, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। डॉक्टर राहुल, यदि आपके क्वेश्चन हो तो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने आपको कल के लेक्चर की भेज दी है, और देखिए कल के लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग्स भेजी थी उससे रिलेटेड केस आज हमें डिस्कस करने को मिले। एक मैम ने बताया कि मल्टीपल डिजीज में बीपी, शुगर, थायराइड और ब्लीडिंग पाइल्स था, साथ में हेमोग्लोबिन उनका 6 ग्राम के आसपास जा रहा था। तो जो कल मैंने आपको समझाया था अग्नि, लिवर, रक्त और सेल्स के बारे में, वो यहाँ पर पूरा फॉलो करने को मिला, लाइव एग्जाम्पल हमें देखने को मिला। नेक्स्ट मैम ने जो बताया कि हमें बुकेनिस चेरी सिंड्रोम जो, हाँ ओके मैम, आप मुझे जो नंबर मैंने दिया है क्लाइमेट चेंज का विकास, बिल्कुल डेफिनेटली देखो डॉक्टर साहब क्या रहता है, क्लाइमेट चेंज का जो असर होता है वो डिफरेंट प्रकार का होता है। जो हमारे, आप एक बार ऋतुचर्या को देखिएगा, ऋतुचर्या में जो हमारी ऋतुएं दी गई हैं, हाँ ऋतुएं दी गई हैं, उन ऋतुओं को आपको ऋतुओं को एक बार आप देखिए, वहां पर क्लियर ये मेंशन है कि किस ऋतु में किस प्रकार का बताया गया है, किस ऋतु में किस प्रकार का आपको बताया गया है कि किस प्रकार की अग्नि रहती है। उस प्रकार से आप उसके, मैम आप नंबर लिख सकते हैं हमारा, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नंबर राइट डाउन कर लीजिए, 810391 जी। चलिए, तो फिर किसी के क्वेश्चंस नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। नमस्कार सर। हाँ शैलेंद्र सर जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो हम लोग प्रैक्टिस में कर रहे हैं, जिनके यहाँ पंचक्रम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, हम तो पेशेंट जो आम बात के आते हैं, हाँ, उसमें अब आम पाचक योग भी बहुत सारे हैं, अजमोद आदि से लेकर पंचकोल बहुत सारे हैं, तो और पेशेंट को हम सिंहनाथ, गोकुल, योगराज, आमवाचक रस, राष्ट्र सप्तक कषाय देने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता, वहां क्या कमी रहती है?
आपका क्वेश्चन जो मैं समझ पा रहा हूँ यही है ना कि आम बात के पेशेंट को हम ये जितनी भी जो आपने मेडिसिन बताई, रासना सप्तक हो, चाहे योगराज गुग्गुलू हो, सिंगनाथ गुग्गुलू हो, इसी तरह की हाँ और भी बहुत सारी हैं। हाँ, ये मेडिसिन देने के बाद रिजल्ट एक बार मैं बताने की कोशिश करूँ सर? उसके सिम्टम्स क्योर नहीं हो पाते। सर एक बार मैं बताने की कोशिश करूँ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कुछ मैं बताऊँ? जी बिल्कुल बताइए सर। सर आम बात क्या है कि जो हमारा आम बना यानी कि अपक्व अनरस था वो प्रॉपर तरीके से पक्व नहीं हुआ जी, उसी की वजह से वो आम बना और वो हमारे जो है जो संधियां है मतलब बात और रक्त के द्वारा दोनों जो संवहन हुआ और जो खावे के मतलब खाली स्थान था वहां पर उसने क्या हुआ आम के साथ उन दोस्तों को वहां पर कहते हैं खावे के खाली स्थान पर अपने संचित कर लिया जी। अब सर क्या हुआ कि जो आम है जब तक सर क्या हुआ कि जब तक हम उस आम का पाचन नहीं करेंगे, दीपन पाचन बहुत दोनों ही जरूरी है, मतलब हम उसका क्या दीपन भी करें साथ में पाचन भी करें। बिल्कुल मुख्य अगर दीपन पाचन हो जाएगा तो उसका आम पाचन हो जाएगा। इसमें सर हम हिंगुलेश्वर रस यूज कर सकते हैं। हिंगुलेश्वर रस यूज करते हैं। साथ में सर क्या होता है कि जैसे हम कुछ लोग गलती क्या करते हैं सर, जैसे नहीं है पहले आम पाचन जब करते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी औषधियों को शुरू कर देते हैं। जैसे क्या होता है सर, रासना सप्तक पास है और ये महारासना जी, तो यहाँ पे सर हमें ये रासना सप्तक को पहले यूज करना है, उसके बाद महारासना जी को यूज करना है। ऐसे ही पहले युवराज को यूज करना है, उसके बाद महायुवराज को यूज करेंगे। अगर हमने क्या किया महायुवराज को पहले यूज कर दिया तो क्या होगा कि वो रिजल्ट नहीं आएंगे, तो रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि हमें क्या है कि उत्तरोत्तर क्रम में उसका दीपन पाचन को कराते रहेंगे ना, तो उसका पाचन जो होगा प्रॉपर तरीके से सही आने लगेगा। दूसरा क्या है कि उसकी सामावस्था और निरामावस्था हमें देखनी है कि वो सामावस्था में या निरामावस्था में। अगर सामावस्था में है तो उसे हमें निरामावस्था में लाना है, तो उसमें क्या होगा, जो सामावस्था होगी वो आम बात की रहेगी और निरामावस्था क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस या बात में भी कन्वर्ट हो सकता है। हमें दोनों चीजों को सर ध्यान रखना है, उसकी वजह से भी हो सकता है सर। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब को कि मेडिसिन आपने सभी बताई, सर ने जो कि आम बात में बहुत सारी मेडिसिन बताई, रासना सप्तक हो या जो भी हो। यहाँ पर एक प्रोसीजर आप अप्लाई करके देखिए, जहां भी जॉइंट्स में पेशेंट को दर्द है वहां दो चीजें आप कर सकते हैं। एक तो रुक्ष स्वेदन करना है आपको, रुक्ष स्वेदन यदि आपने कराया हो और रिजल्ट ना मिले हो तो फिर दूसरा पॉइंट आप समझ लीजिए। देखो दीपन पाचन तो आपको करना ही पड़ेगा उस पेशेंट का, और जब तक करना पड़ेगा जब तक उसका ट्रीटमेंट हम स्टॉप नहीं कर देते। निदान परिवर्जन उसका कराना ही पड़ेगा, ये तो एक बेसिक है, ये तो कराना ही है। सेकंड चीज क्या करनी है आपको, आप कोई सा भी आम बात जो है वो इंस्टेंटली रिजल्ट देने वाला रोग नहीं है। आम बात यदि लंबे समय तक बना रहे तो ये रूमेटिक हार्ट डिजीज भी पैदा कर सकता है, कई प्रकार के रूमेटिक डिसऑर्डर कन्वर्ट कर सकता है। आम बात के पेशेंट में कई बार स्किन डिजीज भी होते हुए देखी गई हैं। तो आपको दीपन पाचन तो करना ही है, थोड़ा पेशेंट को धैर्य रखने के लिए बोलना है, और आप साथ में कोई सा भी ऑयल, चाहे महानारायण आप यूज कर रहे हो, चाहे आप नारायण कर रहे हो या पिंड तेल कर रहे हो या अमृतांध तेल कर रहे हो, कोई सा भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें आपको सेंधव लवण मिलाना है, और सेंधव लवण मिला करके उस पेशेंट को बोलना है इसको गर्म कीजिए, अप्लाई कीजिए जिस जॉइंट में आपको दर्द है, और वहां पर फिर आप जो रेत बालुका होती है उसकी पोटली बना करके उससे सिकाई करवाइए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ब्लड वेसल्स जब डायलेट होती हैं तो वहां से ट्रांसपेरेंसी होती है, जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, उस जगह को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इससे पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ देखने को मिलने लगता है, कुछ ही दिनों में पेशेंट को पेन में रिलीफ दिखता है। बाकी आप सिंगनाथ गुग्गुलू यूज कर रहे हैं या आप योगराज गुग्गुलू यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर सिंगनाथ गुग्गुलू का प्रयोग सबसे ज्यादा करें। दूसरा, आप यहाँ पर अजमोदादि चूर्ण का प्रयोग करना शुरू करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई डिजीजों में हम मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर जिस कंपनी की यूज कर रहे हैं कई बार हो सकता है कि प्योरिटी भी उसकी है या नहीं, क्योंकि मैं अभी तक इन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पर आम बात के काफी पेशेंट देखे हैं हम लोगों ने, और वहां पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बट पेशेंट को धैर्य रखने के लिए बोलिएगा आप, आपको अजमोदादि चूर्ण का प्रयोग कराते हुए रहना है कंटिन्यूअसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मेरी वॉइस आ रही है।
मेरा कहने का ये था उद्देश्य, जो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, चाहे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर बहुत तूफान और पानी, बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर ग्वालियर में। लगभग 4-5 बजे से ही चल रहा है कंटिन्यूअसली। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है। रूक्ष स्वेदन करना है, अजमोदादी चूर्ण का प्रयोग जरूर करना है। गुग्गुलू में सिंगनाथ गुग्गुलू का यूज करें। सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी जस्ट अभी, कि कभी भी हमें एक अपग्रेड की मेडिसिन को स्टार्टिंग में प्रयोग नहीं करना है, चाहे महायोगराज गुग्गुलू हो या योगराज गुग्गुलू हो। योगराज से स्टार्ट करेंगे तब महाराज महायोगराज पे पहुंचेंगे। ये कंसेप्ट हमेशा हर हर रोग में हमें प्रयोग करना होता है। तो आपको बालुका श्वेत करना है। अगर उससे रिजल्ट नहीं मिलता है, आप वहां पर किसी भी तेल को लेकर के, कोई भी आयुर्वेदिक ऑयल होता है, चाहे महानारायण या पिंड तेल या अमृतांड तेल या नारायण तेल, उसके अंदर सेंधव लवण मिलाएंगे। सेंधव लवण मिला करके आप उसको अप्लाई करने के लिए बोलें गर्म करने के बाद, और उसके बाद आप बालुका का श्वेद करना है। पेशेंट को रिजल्ट आएंगे। आर्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर आप कह सकते हैं। हेलो। हाँ जी। जी सर। प्लीज किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लीजिए, केवल क्वेश्चन के लिए ही माइक ऑन कीजिए। हाँ हाँ सर, पूछ सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बेहतर बात, लेकिन लेकिन सर का क्वेश्चन क्या था कि पंचकर्म की यदि सुविधा नहीं है तब क्या करें, ऐसा कहना था उनका, है ना। बैतूल बस्ती बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जी जी सर। जी।
आई होप कि आपको सर ने बहुत अच्छा एक जो चिकित्सा सूत्र बताया है, बहुत अच्छा आपको शायद एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या फिर इसको अभी ओवर करने का टाइम आ गया है क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। अभी हमने भी भोजन नहीं किया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जी डॉक्टर, क्वेश्चन। हाँ जी। एंटीसीपीटी। जी, बहुत सही सर। जी, एंटीसीपीटी। यानी बोल कर। कम हो जाए।
यहाँ सबसे पहले मुख्य सिम्टम जो है, जो हम अगर देखना चाहें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे ज्यादा, अगर कुछ सिंपली करना चाहें तो स्टिफनेस तो डेफिनेटली मिलेगी। बॉडी में ऐसा पेशेंट कहता रहता है कि मेरा बदन टूट रहा है, इस प्रकार की फीलिंग आ रही है, जैसे फीवर आने से जस्ट पहले जो बॉडी की फीलिंग होती है कि मेरा बदन टूट रहा है, दर्द हो रहा है हल्का फुल्का, इस टाइप का सिम्टम मिलता है। दूसरा, रूमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट में मॉर्निंग स्टिफनेस जब होती है और उससे आप अगर पूछेंगे कि आप थोड़ी देर वॉक करने लगते हैं, थोड़ा लगभग 10-15 मिनट आप चलने लगते हैं, तो उसको पेन में भी रिलीफ होता है, स्टिफनेस में भी रिलीफ मिलता है। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छा समझाया और मुझे लगता है कि आज का ये सेशन सबसे बेस्ट सेशंस में से एक होगा। जो इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन सर ने दिया है, मैं सर को पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा। और सभी जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, शायद मुझे लगता है कि कुछ डॉक्टर्स ने कमेंट भी किया चैट में। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा सर आपका। और चलिए इसी के साथ, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। यूज पे रखेंगे सर आप। हाँ, सुंठी जल का भी पान करा सकते हैं आप। आचन हो रहा है। चलिए आज के फिर सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। फिर संडे को, ऐसा अगर आप चाहें तो संडे को एक और सेशन इतना अच्छा रख लेंगे कि इसमें सभी के सभी पार्टिसिपेट करें, जैसा आज किया। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और शायद आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए हों तो प्लीज ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, जहां पर फिर से हम इस तरीके से आपस में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन जितना बढ़ेगा, वो कहते हैं ना कि आयुर्वेद में संभाषाओं की बहुत जरूरत है और वो कम हो गई है जब से ये ज्ञान की कमी हो गई है कि एक जगह का ज्ञान यहाँ नहीं आ पाता है और यहाँ का ज्ञान वहां नहीं जा पाता है। आज हमारे पास ऑनलाइन सुविधा है तो हम इसका बहुत भरपूर लाभ लेंगे। चलिए सर, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।